हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित है। इसके साथ ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश के में वनों की स्थिति के बारे में भी जानेंगे, वनों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपका होने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम की बात करें तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम में आएगा और लगभग हर एग्जाम में वन्य जीव अभ्यारण्य से यूपी जीके के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इसके अलावा यदि इसमें थोड़ा आपका हार्ड लेवल का क्वेश्चन आता है तो वनों की स्थिति से संबंधित क्वेश्चन आएगा, तो उसकी भी हम यहाँ पर पूरी बात करेंगे। और इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा जो वनों से संबंधित योजनाएं लाई गई हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, क्योंकि बाद वाले चैप्टर आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिससे क्वेश्चन आपके जरूर वहाँ से आते हैं। और वन्य जीव अभ्यारण्य है तो यहाँ से क्वेश्चन आपका मैचिंग में भी आ सकता है। तो ये आप वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में कौन सा है उसको जरूर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश में वन नीति की, तो यहाँ पर 1992 में यहाँ पर पहली वन नीति आपकी आई थी और उसके बाद 1988 में दूसरी वन नीति आई। इसके अलावा इसमें जो संशोधन हुआ 2000 में और 2001 में हुआ। इसके अलावा राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश में, यानी पूरे भारत की बात की जा रही है, 1/3 या 33.33% पर वनों का विस्तार होना चाहिए। इसके अलावा राज्य की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यूपी में इस समय आपका 6.09% भाग पर वनाच्छादन है और 3.09% भाग पर आपका वृक्षादन है। कुल मिला के बात की जाए तो 9.18 भाग पर वन और वृक्षादन दोनों है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं उनमें कितने प्रकार के वन आपके मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वनों को 3 भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया। एक आपका यहाँ पर देखिए है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र को यहाँ पर हम लोग नम भी बोलते हैं। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो एक आपका नम हो गया यहाँ पर और एक आपका शुष्क हो गया। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय यहाँ पर कटीले वन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के ये वन ध्यान रखिएगा। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल ले लेते हैं, किस जगह पाए जाते हैं जिले में और क्या चीज़ें इसके अंतर्गत, कौन से वृक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पर 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आर्द्र पर्णपाती है तो 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होगा। और ये भाभर और तराई क्षेत्र, अब भाभर और तराई क्षेत्र आपका क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की है, पूरा आपका बताया है। यूपी के जो जिले हैं आपके, तो ऊपर वाला जो एरिया आपका रहता है पूरा, तो ये आपका यहाँ पर भाभर रहता है, उसके जस्ट नीचे आपका यहाँ पर तराई वाला क्षेत्र यहाँ पर रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा। भाभर वाले में क्या होती है, नदियाँ आती हैं, इसमें विलुप्त हो जाती हैं क्योंकि कंकरीला पथरीला रहता है और उसके बाद तरल वाला इलाका स्टार्ट हो जाता है। तो तरल वाले इलाके ही लगभग, क्योंकि भाभर इससे लगा ही हुआ है, तो भाभर में जो लगे हुए हिस्से हैं वहाँ पर भी ये वन पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका पूरा सहारनपुर इधर से लेकर इधर नीचे तक आपका पूरा ये वन पाए जाते हैं, यानी हिमालय के तलहटी में जो यूपी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आपके वृक्ष जो आते हैं। यहाँ से मुख्य रूप से देखिए, बांस के झुरमुट हो गया, बेंत, साल, बेर, गुलर, प्लास, महुआ हो गया, सेमल हो गया, आंवला हो गया और जामुन इत्यादि के ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इमली और शीशम ये वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो काफ़ी यहाँ पर वृक्षों की भरमार रहती है। आर्द्र पर्णपाती वन है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो ये देखिए शुष्क पर्णपाती वन है, तो ये आपके पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए जो बड़े वृक्ष होते हैं आपके, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। नीम हो गया, पीपल हो गया, शीशम, जामुन, अमलतास, बेल, अंजीर और ये सब वृक्ष आपके यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ हो गई, क्योंकि यहाँ की जलवायु आपकी उष्णकटिबंधीय है, तो इसके अंतर्गत ही आपके बनाएंगे। तो इसमें जहाँ पर वर्षा देखिए, यहाँ पर वर्षा कम मात्रा में आपकी होती है। जो आपके कटीली झाड़ियाँ जहाँ पाई जाएंगी वहाँ पर आपकी वर्षा कम होती है, तो ये आपके होते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे आपका याद करने वाला जो है वो आपके 3 प्रकार के जो वन है वो याद करने वाला है। और इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा है। उष्णकटिबंधीय आपका शुष्क पर्णपाती वन, यहाँ पर आपका शुष्क हो गया, उसके ऊपर आपका आर्द्र था और इसके बाद कटीली झाड़ियाँ। 3 मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में इनमें से नाम आपका आएगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा नाम कौन कौन सा है। जो नहीं होगा वो आपका सही होगा, पूछेगा तो कौन सा नहीं है यूपी में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों वाले वनों में लाल गोंद प्राप्त होती है। इन वृक्षों की ऊंचाई सामान्यतः 5 से 10 मीटर तक होती है। तो ये यहाँ पर पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है किस जिले में कौन सा है उसकी पूरी बात यहाँ पर हम करते हैं और साथ में पश्चिमी बिहार की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, यहाँ पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1956 में सर्वप्रथम यहाँ पर 1956 में संगठन जो आपके राज्य सरकार द्वारा होता है, तो 1957 में चंदौली स्थित
चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। तो सबसे पहले आपका स्टेट में जो यूपी में है वो आपकी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद अब अलग अलग जिले में देखिए कौन से जो आपके वन्यजीव विहार है वो कहाँ पर है, पूरा हमने यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं सब। तो यहाँ पे देखिए जो आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है वो आपका मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ जिले में आता है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार की बात करें तो आगरा और इटावा में आता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। पीलीभीत वन्यजीव विहार की बात करें तो पीलीभीत जिले में आता है। कैमूर वन्यजीव विहार की बात करें तो ये आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में आता है। कैमूर भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। सुहेलवा वन्यजीव विहार की बात करें तो बलरामपुर। सोहागी बरवा की बात करें तो महाराजगंज। करतिनियन घाट विहार की बात करें तो बहराइच। रानीपुर वन्यजीव विहार की बात करें तो बांदा और चित्रकूट, मुख्य रूप से चित्रकूट में ये आपका आता है। जो टाइगर रिजर्व इसके अंतर्गत घोषित किया गया है वो चित्रकूट वाला इलाका ही है। किशनपुर वन्यजीव विहार की बात करें तो लखीमपुर खीरी के अंतर्गत है। और चंद्रप्रभा तो आपको पता ही है चंदौली में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर और जो है उसको देख लेते हैं। तो उसके बाद चंद्रप्रभा के बाद आपका यहाँ पर आता है पार्वती अनगा, यहाँ पर आपका है और ये आपका गोंडा जिले में स्थित है। तो गोंडा में ये आपका पार्वती अरगा हो गया। उसके बाद कछुआ वन्यजीव विहार भी है, ये आपका वाराणसी में स्थित है। और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर जिले में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका ललितपुर में। विजय सागर वन्यजीव विहार की बात करें तो ये महोबा में स्थित है। पटना वन्यजीव विहार की बात करें तो एटा में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके वन्यजीव विहार हो गए। अब पश्चिम बिहार की बात करते हैं। तो पश्चिम बिहार में देखिए उत्तर प्रदेश में पश्चिम बिहार, यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई लाइन है नहीं, तो सीधे सीधे जहाँ पर जिस जिले में आपके पश्चिम बिहार है उसको हम लोग सीधे यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपका जो है यहाँ पर लाख बहोसी पश्चिम वन्यजीव विहार है जो कि कन्नौज में स्थित है। मुख्य रूप से इसके जिले यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। स्थापना वर्ष ज़्यादा आपका पूछा नहीं जाता है, क्षेत्रफल एरिया पूछा नहीं जाता है। उसके बाद सुरहाताल पश्चिम वन्यजीव विहार जिसको जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार कहा जाता है, ये आपका बलिया जिले में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर खीरा वन्यजीव विहार है, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, संत कबीरनगर में स्थित है। उसके बाद समस्तपुर पश्चिम विहार ये आपका रायबरेली में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर समान पश्चिम विहार है, ये आपका मैनपुरी में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्यजीव विहार है, ये आपका प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। सुर सरोवर बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, आगरा में स्थित है ये। उसके बाद आपका सांडी पश्चिम विहार है, हरदोई में है। उसके बाद ओखला पश्चिम वन्यजीव विहार है, गौतम बुद्ध नगर में है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पश्चिम विहार है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार है, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। नवाबगंज पश्चिम बिहार शहीद चंद्रशेखर आज़ाद इसका नाम है और नवाबगंज पश्चिम बिहार इसको हम लोग कहते हैं, उन्नाव में स्थित है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए शेख पश्चिम वन्यजीव विहार है जो कि आपका अलीगढ़ जिले में स्थित है। तो ये दोस्तों पश्चिम बिहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान जरूर रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश में चिड़ियाघर की, यानी कि प्राणी उद्यान की। तो देखिए मुख्य रूप से बात करें उत्तर प्रदेश में तो 3 यहाँ पर प्राणी उद्यान आपके हैं। एक आपका यहाँ पर देखिए नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ है, यानी लखनऊ का चिड़ियाघर है। इसके अलावा चिड़ियाघर कानपुर में एक आपका है जिसको एलन फॉरेस्ट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, एलन फॉरेस्ट इसको कहा जाता है, एलन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा इसको, ये आपका कानपुर में है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए शहीद असफुल्ला खां प्राणी उद्यान है, गोरखपुर में है। तो ये आपके 3 मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ग्रेटर नोएडा में भी एक आपका जू का निर्माण हो रहा है। तो ये आपका जो चिड़ियाघर जो बनाया जा रहा है ये विश्व का चौथा और भारत का पहला अभ्यारण्य होगा यहाँ पर जो बनाया जा रहा है वन्यजीव पार्क। यहाँ पर रात्रि वन्यजीव पार्क बनाया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो 4 टाइगर रिजर्व आपके हैं। तो यहाँ पर देखिए एक आपका है दुधवा टाइगर रिजर्व, उसके अलावा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व और फिर रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुख्य रूप से दुधवा जो टाइगर रिजर्व है वो आपके प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये इसको स्थापित किया गया है। और इसमें देखिए ये लखीमपुर खीरी, मुख्य रूप से जिला जरूर ध्यान रखिएगा, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में फैला हुआ है। इसके अलावा अमानगढ़ यहाँ पर जो आपका टाइगर रिजर्व है अमनगढ़, ये आपका देखिए मुख्य रूप से यहाँ पर जो जिला है ये आपका बिजनौर के अमनगढ़ क्षेत्र और उत्तराखंड के जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में ये पड़ता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो आपका पीलीभीत जिले में है और 73,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2014 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा, 2014 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था पीलीभीत को। और रानीपुर टाइगर रिजर्व हाल ही में इसको घोषित किया गया है। रानीपुर टाइगर जो रिजर्व है उसकी स्थापना यानी कि वन्य अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई थी 1970 में ही हो गई थी, लेकिन टाइगर रिजर्व क्योंकि ये अभी आपका बनाया गया है। और ये बात करें उत्तर प्रदेश में चौथा टाइगर रिजर्व है अभी, क्योंकि 3 आपने ऊपर पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ पर पूरे इंडिया का ये 53वां टाइगर रिजर्व है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखते हैं
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है अथवा क्रोंच है, सारस क्रोंच कहा जाता है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो मछली एवं धनुष तीर की आकृति है, सभी ने देखा होगा। आपका जो राजकीय चिन्ह है ऐसे गोल आपका बना रहता है और इसमें आपका मछली तीर की आकृति रहती है। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त और विलुप्तप्राय जीवों को रखा जाता है, सभी को पता होगा। सिंपल यहाँ पर आपका क्वेश्चन इससे आता है। प्रदेश में पक्षियों के प्रति आम जनता की जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष दिसंबर माह में वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, दिसंबर माह में। तो अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं, अब ये आपके वन्य जीव अभ्यारण्य पक्षी विहार हो गए, चिड़ियाघर हो गए। अब यहाँ पर मुख्य रूप से जो वन आपके हैं उनके बारे में यहाँ पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर आरओ और एआरओ एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांस है। तो यहाँ से आरओ और एआरओ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसके ऊपर तक अभी आपका जूनियर स्टूडेंट तक का पूरा पार्ट यहाँ पर हो गया, इससे क्वेश्चन आएगा जो ऊपर आपने पढ़ा। यहाँ से थोड़ा हाई लेवल आपका स्टार्ट होता है, तो यहाँ से इसको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है कि आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर हो जाती है, एकदम आप इसके कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वनों का प्रशासनिक जो वर्गीकरण किया गया है उसमें देखिए मुख्य रूप से राज्य में जो है उसको 6 भागों में विभाजित किया गया राजकीय वनों को। एक आपका आरक्षित वन है, यह वन प्रदेश में यहाँ पर वह वन है जो वनों को उजाड़ना अत्यधिक अहितकर है, यानी कि इनको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसका जलवायु के विचार से अथवा उनके उपयोगिता देखते हुए भूमि कटाव रोकने के लिए यहाँ वृक्षों काटना, पशुओं को चराना भी प्रतिबंधित है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, आरक्षित वन वो वन है जहाँ पे आप वृक्ष भी नहीं काट सकते, ना पशु अपने जो है वो चरा सकते हैं। इसके अलावा पूर्णतः ये राज्य के नियंत्रण में आते हैं और इसमें सभी चीज़ें प्रतिबंधित है कुल मिलाकर। उसके बाद आपका आता है संरक्षित वन। तो यहाँ पे देखिए ये सरकारी देखरेख में होती है, जिससे वनों को नष्ट ना किया जा सके। इन वनों में स्थानीय निवासियों को पशुओं को चराने, लकड़ी काटने की सुविधा प्राप्त होती है। तो ये संरक्षित वन हो गए। अवर्गीकृत आपके वन फिर आते हैं, जिनका भी वर्गीकरण नहीं हुआ वो अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। इसमें वृक्षों को काटना और पशुओं को चराना ये आपका यहाँ पर स्वतंत्रतापूर्वक किया जा सकता है। राजकीय वन होते हैं, यानी कि देखिए सबसे जो हाई है, मतलब जिसका कुछ में आप नहीं कर सकते, ये पूर्णतः संरक्षित है, यानी कि पूर्णतः मतलब बात की जाए आरक्षित है। इसमें कुछ नहीं, कोई गतिविधि नहीं कर सकते इसमें पेड़ों के लिए या कुछ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आपके आरक्षित हैं। इसमें ज़्यादा प्रतिबंध रहता है, इसके नियम और कानून ज़्यादा सख्त रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा छूट आपको मिलता है संरक्षित वन में। जो स्थानीय लोग हैं इसमें आपके थोड़े बहुत लकड़ी जो काट सकते हैं अपने उपयोग के लिए, क्योंकि देखिए गाँव में पहले क्या होता था, क्योंकि अधिकतर वन आपके गाँव में ही मिलते हैं, तो वहाँ पे लकड़ी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको थोड़ी छूट रहती है। इसके अलावा पशु भी वहाँ चरा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उससे छूट ज़्यादा बढ़ जाती है, यहाँ पर आप बेधड़क कुछ भी कर सकते हैं, पशु को भी काट सकते हैं, लेकिन हाई लेवल पे नहीं। इसके अलावा आपके जो पशु हैं उनको चरा सकते हैं। राजकीय वन जो है वो पूर्णतः संरक्षित होते हैं, राज्य के नियंत्रण में होते हैं। इसके अलावा देखिए सामुदायिक जो वन होते हैं, ये आपके जो सामुदायिक वन है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये किसके अंडर में होते हैं? तो ये स्थानीय जिला परिषदों के अंडर में होते हैं। यानी कि कुछ छोटे वन ऐसे होते हैं, देखिए ये सब बड़े बड़े आपके वन है, जो आरक्षित हो गया, संरक्षित हो गया, ये काफ़ी बड़े बड़े वन है। लेकिन जो छोटे में वन आते हैं वो आपके ये जिला परिषदों और नगर निगम, नगर पालिकाओं के नियंत्रण में होते हैं, वो आपके सामुदायिक वन होते हैं। इसके अलावा निजी वन जो होते हैं, यानी जो लोगों द्वारा वन लगाया गया, कहीं किसी ने लगाया, काफ़ी मतलब बड़ा नहीं होता, छोटे में ही आपका कुछ एरिया है, उस पर पेड़ पौधे लगा दिया तो वन के टाइप का छोटा मोटा हो गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नहीं बड़ा हुआ, छोटे में आपका उन्होंने वन लगा दिया, तो वो आपका निजी वन होता है। इसमें जो जिसने लगाया है वो या जिसकी ज़मीन है ये, वो इस वृक्षों का यूज कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप बात करते हैं राज्य की वन नीति की। तो यहाँ पर देखिए 26 दिसंबर 1998 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश में शासन द्वारा घोषित प्रदेश की वन नीति के महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको एक बार आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, या पीडीएफ तो हम दे देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक एक पढ़ेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए राज्य में वनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1952 में क्या हुई, वन नीति के अनुसार जुलाई 1952 में पूरे देश के अन्य प्रांतों की तरह यहाँ भी वन महोत्सव प्रारंभ किया गया। तो यूपी में भी वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई आपकी 1952 में, वो भी जुलाई में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर वन निगम की बात करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में वन निगम की बात की जाए तो वन निगम मुख्य रूप से किस लिए आपका बनाया गया है, तो मुख्य रूप से यहाँ पे जो आपका जो संरक्षण हो सके, वनों का क्या हो सके संरक्षण, इसके लिए आपका यहाँ पर वन निगम की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे देखिए ये स्थापना आपकी 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना की गई। तो ये डेट अब जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो डेट आपकी है 25 नवंबर 1974, ये आपकी वन निगम की स्थापना की डेट है। और इसके जो कार्य हैं
देख लीजिएगा, आवंटित वृक्षों के पालन और निस्तारण, तेंदु के पत्ते का संग्रहण निस्तारण का कार्य, आरक्षित वनों में आवंटित वृक्षों का पालन और उनका निस्तारण, सामान्य एवं उच्च तकनीक पर आधारित पौधशालाओं की स्थापना, ललितपुर जनपद में जड़ी बूटी संग्रह भंडारण एवं विपणन की कार्य। तो ये सब है। तो किस जिले में है? ललितपुर जिले में। ये एक जिला ध्यान रखिएगा। इसमें आपका वन निगम द्वारा क्या जड़ी बूटी संग्रहण और भंडारण का विपणन का ये कार्य इसको करना रहता है, वन निगम के अंतर्गत आता है। गोंडा और बलरामपुर में, ये भी जिले आप ध्यान रखिएगा, वृक्षारोपण का कार्य आरंभ करना। तो ये इसके कुछ कार्य दिए गए थे जब वन निगम की स्थापना हुई थी। इसके अलावा वनों के विकास संबंधी कार्यक्रम देख लेते हैं। तो सामाजिक वानिकी योजना यहाँ पर आपका है। ये आपका सामाजिक वानिकी योजना की बात की जाए तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1968 में 9वें राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन में किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर 1979-80 में उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना की शुरू की गई। तो ये ईयर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें कुछ पॉइंट है, उसको आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर PDF में, वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। कृषि वानिकी की बात की जाए यहाँ पर तो देखिए, कृषि वानिकी के अंतर्गत यहाँ पर क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे देखिए कृषि वानिकी के अंतर्गत देखिए क्या होता है, फसल उत्पादन भी आपका किया जाता है, यानी कि कृषि के साथ साथ फसलों का भी जो उत्पादन किया जाए वो कृषि वानिकी के अंतर्गत आता है आपका। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से देखिए क्या होता है, जैसे आप जो फसलों उत्पादन और फलों उत्पादन जो कर रहे हैं उसमें इन फलों के वृक्ष और ये सब यूज कर लिया जाता है। चारागाह इसके अंतर्गत आता है। मतलब कुल मिला के एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कृषि वानिकी में जिसमें आपके पेड़ पौधे भी लगाए जा सके, कृषि भी आपकी हो सके और चराई वाले घास भी वहाँ पर रहे। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम। तो ये यहाँ पर सामुदायिक कृषि वानिकी हो गया। उसके बाद सामुदायिक या सार्वजनिक वानिकी जो होती है, इसमें देखिए क्या होता है, सामुदायिक भूमियों यथा पंचायत भूमि, बंजर भूमि, ये सब जो आपके आसपास की जो भूमियाँ होती हैं वो आपका क्या होता है, जैसे सरकार के अंतर्गत, मतलब सरकारी अंडर में ये भूमियाँ होती हैं, वहाँ पर उन भूमियों पर वृक्षारोपण कर दिया जाता है। तो वो आपका सामुदायिक वानिकी के अंतर्गत आता है। शहरी वानिकी की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, शहर के लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये लोग अपने घरों के आसपास सड़कों के किनारे खाली स्थानों पर वृक्षारोपण करते हैं। देखिए आपने जो कभी देखा होगा तो सड़कों के किनारे शहरों में किनारे पेड़ आपके लगे रहते हैं। तो ये पेड़ आपके जो होते हैं, ये पेड़ ये मुख्य रूप से आपके शहरी वानिकी के अंतर्गत आते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ऑपरेशन ग्रीन योजना कब शुरू हुई। तो ये आपकी देखिए उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण में वृद्धि के लिए 1 जुलाई 2001 को ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आपका आता है, तो ये डेट ही ध्यान रखिएगा। और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2007-08 में से राज्य में हरितिमा विस्तार व चेतना केंद्र व पार्कों को अपग्रेड करने हेतु पुनः ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया। तो पुनः ऑपरेशन ग्रीन कब शुरू हुआ? 2007-08 में। और किस कारण से? हरितिमा विस्तार और चेतना केंद्रों और वन पार्कों के विस्तार हेतु। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में वानिकी योजना अभी आपने देखा 19 मार्च 1998 से ये शुरू हुआ है। और मुख्य रूप से यहाँ पर इको डेवलपमेंट के अंतर्गत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब इसके अंतर्गत डेवलपमेंट करना है। इसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। मुख्य रूप से यहाँ पर जब इनकी योजना की शुरुआत डेट हुई वो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस मैचिंग से क्वेश्चन आता है। एक तरफ आपका यहाँ पर योजना लिखा रहेगा और दूसरी तरफ आपका जो लिखा रहेगा वो आपका वर्ष लिखा रहेगा। तो यहाँ पर मैचिंग से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाईटेक नर्सरी योजना आपका है। तो इसमें क्या आता है, आपका प्रदेश में वनों को बढ़ाने के लिए कुल मिला के योजनाओं के जो नाम आप ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान रखिए कि ये वनों से संबंधित है। ऐसा नहीं कोई दूसरी योजना आ गई उसमें आपने वन से मैचिंग करा दिया या वन से संबंधित नीचे ऑप्शन में टिक कर दिया। सहभागी प्रबंधन योजना की बात की जाए तो 2010 में प्रदेश के तराई क्षेत्रों में, तो किस क्षेत्रों में? तराई क्षेत्रों में और विंध्य क्षेत्रों में भी, और बुंदेलखंड, यानी सबसे ऊपर की बात की जाए और सबसे नीचे यूपी में, वहाँ पर आपका 2010 से ये शुरू हुई थी। और सहभागी वन प्रबंधन योजना ये है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, वृक्षारोपण विस्तार योजना आपका है। तो 2007-08 में आई है। यहाँ पर सभी योजनाएं नहीं महत्वपूर्ण है, कुछ योजनाएं महत्वपूर्ण है जिसको ध्यान रखिएगा। जैसे आपका ये है बांस रोपण एवं वन सुधार योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के ललितपुर हो गया, आपका चित्रकूट हो गया, महोबा, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन जिलों में ये शुरू की गई थी 2007-08 में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपकी योजना आती है यहाँ पर जो है ये वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना। तो इसको ध्यान रखिएगा कब स्टार्ट हुई, ये भी आपका 2007-08 में आई थी। तो ये आपका यहाँ पर नाम ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए वीर अब्दुल हमीद वन्यजीव पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना ये आई थी 2012-13 में। उसके बाद वन महोत्सव योजना आपकी 1952 में सभी को पता है। और इसकी थीम यहाँ पर, क्योंकि ध्यान रखिएगा ज़्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट तो नहीं ले, ध्यान रखिएगा, वृक्ष का अर्थ है जल है, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। ये इसकी थीम थी जो 1952 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा अन्य योजनाएँ यहाँ पर देख लेते हैं। तो अन्य योजनाओं में आपका यहाँ पर देखिए
यहाँ पे देखिए ईंधन एवं चारा प्रोजेक्ट आपकी योजना आई थी, इसको देखते हैं थोड़ा। तो ईंधन एवं चारा यहाँ पर प्रोजेक्ट की शुरुआत जब की गई थी, कब की गई थी उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका ईयर ही आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है कुछ, तो यहाँ पे ईयर इसको ध्यान रखिएगा 1990-91 में। इसके अलावा टोटल फॉरेस्ट कवर योजना जो आई थी वो राज्य के 6 जिलों के लिए, ये जिले ध्यान रखिएगा, टोटल फॉरेस्ट किस जिले कितने जिलों के लिए, 6 जिलों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, और ये कब आई थी आपकी टोटल फॉरेस्ट कवर योजना, 2014-15 में ये आपकी आई थी। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट है हरित पट्टी योजना, ये आपकी 2012-13 में प्रारंभ की गई थी, और मुख्य रूप से इसके अंतर्गत कुछ वृक्ष दिए गए हैं, ये लगाए गए थे। नेक्स्ट वृक्ष प्रतिपालक वृक्ष मित्र योजना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद वन्य जीवों से संबंधित कार्यक्रम कुछ देख लेते हैं। तो लुप्त प्राय प्रजातियों के प्रजनन केंद्र, तो ये कहाँ पर है ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है आपका। तो लखनऊ के कुकरेल वन में वर्ष 1984-50 में लुप्त प्राय प्रजातियों हेतु एक प्रजनन केंद्र का स्थापना किया गया था, और जो लुप्त प्राय हैं उन्हीं को बचाव हेतु इसमें लाकर उनका बचाव किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना शुरू किया गया था घड़ियालों के संरक्षण के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा, मगरमच्छ और घड़ियालों के संरक्षण के लिए। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसके लिए है, किसके लिए योजना शुरू की गई थी। इसके अलावा कछुआ पुनर्वास योजना आपका चलाया जा रहा है, तो गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत केंद्र द्वारा पोषित योजना है, यानी कि कछुआ पुनर्वास योजना ये मुख्य रूप से गंगा नदी के प्रदूषण से बचाने के लिए जो योजना आपकी लाई गई थी गंगा एक्शन प्लान, उसी के अंतर्गत ये आपका शुरू किया गया है। 1986-87 में प्रारंभ की गई योजना के अंतर्गत मासा कछुओं का संरक्षण प्रदान करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इको डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये मुख्य रूप से आपके जो कुछ पक्षी विहार हैं, वन्य जीव विहार हैं, उसमें ये शुरू किया गया है। और हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1952 में हुई थी, ये केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। जंगली हाथियों के संरक्षण हेतु बिजनौर और सहारनपुर जिले के लगभग 744 वर्ग किलोमीटर में एलिफेंट रिजर्व की यहाँ पे स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय बिजनौर में है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा दोस्तों ये पूरा आपका हो गया यहाँ पर। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पर। इसके अलावा पेड ग्रुप के स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर पूरा यहाँ पर क्या कीजिए, इसका PDF हम आपके टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, जो पेड टेलीग्राम है वहाँ से इसको रीड कर लीजिएगा एक बार अच्छे से। ज़्यादा हाई या हार्ड ये नहीं है आपका, थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपके जो भी बनते हैं UT GK में वो यहाँ से आप आसानी से कर लेंगे। इसके अलावा कोई भी आपको कमेंट करना, कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।